हेलो डियर व्यूअर्स, योर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली ए बी जुडिशरी जोन। इस सेशन में आप लोग देखेंगे द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 यानी कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। इसके पहले मैंने SC/ST एक्ट 1989 तथा द राजस्थान एग्जामिनेशन एक्ट 1992 एंड 2022 का वीडियो डाल दिया है। आप लोग सभी वीडियो को सीक्वेंस से देखने के लिए जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब फैमिली से, और इसकी PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। अब पढ़ लेते हैं इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया है। नाम है इसका अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 यानी कि द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958। अधिनियम संख्यांक है इसका 20। यह 16 मई 1958 को अधिनियमित हुआ था तथा भारत के राजपत्र में 11 नवंबर 1957 को प्रकाशित हुआ था। तो ये दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा, 16 मई को अधिनियमित हुआ था और राजपत्र में प्रकाशित हुआ था 11 नवंबर को 1957 को। अब देख लेते हैं इस एक्ट बनाने का उद्देश्य क्या है। अधिनियम का उद्देश्य अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़े जाने के लिए उपाय करना, अपराधियों को कारावास के लिए दंडित करने के बजाय अच्छे आचरण के आधार पर परिवीक्षा का मतलब होता है कि परखने के लिए उस अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ना। नेक्स्ट है, जो अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है उनमें अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ना। नेक्स्ट, अपराधी का पुनर्वास करना। एंड लास्ट है, अपरिपक्व अपराधियों को सुधार कर समाज में उनका पुनर्वास करना। यानी कि पहला पॉइंट क्या है कि अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़े जाने के लिए उपाय करना हो जाएगा इस अधिनियम का उद्देश्य। और उसके बाद है, अपराधियों की कारावास के लिए दंडित नहीं किया जाएगा बल्कि उनके जगह पर उनके अच्छे आचरण के आधार पर उनको परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाएगा। तथा ऐसे अपराध के लिए यह अप्लाई होगा केवल जो मृत्युदंड या आजीवन दंड से दंडनीय नहीं है, तो वहाँ पे परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है। तथा और भी इसके क्या उद्देश्य हैं कि अपराधी का पुनर्वास करना तथा अपरिपक्व अपराधियों को सुधार कर समाज में उनका पुनर्वास करना इस अधिनियम का उद्देश्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं धाराएं इसमें टोटल 19 हैं। पढ़ लेते हैं एक एक को कि कौन सी धाराएं में क्या है। धारा 1 में है संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, जैसा कि हर अधिनियम में होता है। धारा 2 में है परिभाषाएं। धारा 3 में है कुछ अपराधियों को भर्त्सना के बाद छोड़ देने की कोर्ट की शक्ति। तथा धारा 4 है कुछ अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देने की कोर्ट की शक्ति। धारा 3 और 4 में डिफरेंस क्या है, बस इतना ही है कि धारा 3 में भर्त्सना पर छोड़ दिया जाएगा, यानी कि उनको कुछ डांट वगैरह लगा करके छोड़ दिया जाएगा कि आगे से और गलती नहीं करना है और अपराध नहीं करना है। और धारा 4 में उनके जो आचरण होगा सदाचरण के आधार पर छोड़ा जाएगा न्यायालय के द्वारा। आगे पढ़ लेते हैं धारा 5, छोड़े गए अपराधियों से प्रतिकर और खर्च देने की अपेक्षा करने की कोर्ट की शक्ति। धारा 6, 21 साल से कम आयु वाले अपराधियों के कारावास का निर्बंधन। धारा 7, परिवीक्षा अधिकारी के रिपोर्ट का गोपनीय होना। धारा 8, परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार। धारा 9, बंधपत्रों की शर्तों के अनुपालन में अपराधी के असफल होने की दशा में प्रक्रिया। नेक्स्ट है धारा 10, प्रतिभुओं के बारे में उपबंध। एंड धारा 11, अधिनियम के अधीन आदेश देने के लिए सक्षम कोर्ट अपील और पुनरीक्षण और अपीलें और पुनरीक्षण कोर्ट की शक्तियाँ। धारा 12, दोष सिद्धि से संलग्न अयोग्यता को हटाया जाना। धारा 13, परिवीक्षा अधिकारी को डिफाइन किया गया है। धारा 14 में परिवीक्षा अधिकारियों के कर्तव्य हैं। धारा 15, परिवीक्षा अधिकारियों का लोक सेवक होना। एंड धारा 16, सद्भावना से की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। धारा 17, नियम बनाने की शक्ति। धारा 18, कुछ अधिनियमितियों के प्रवर्तन की व्यावृत्ति। और धारा 19, CRPC 1898 की जो बनी थी उसकी धारा 562 का कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होना, लेकिन जो इस समय प्रेजेंट में CRPC 1973 की उसकी धारा 360 हो जाएगा। इस संबंध में धारा 360 का कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना यहाँ पे हो जाएगा धारा 19 में। एक बार फिर इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। धारा 1 में है संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। धारा 2, परिभाषाएं। धारा 3, कुछ अपराधियों को भर्त्सना के बाद छोड़ देने की कोर्ट की शक्ति। तथा धारा 4, कुछ अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की कोर्ट की शक्ति। धारा 5 में है छोड़े गए अपराधियों से प्रतिकर और खर्च देने की अपेक्षा करने की कोर्ट की शक्ति। और धारा 6 में है 21 साल से कम आयु वाले अपराधियों के कारावास का निर्बंधन।
धारा 7 में है परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना। धारा 8 परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार कब किया जाएगा कब नहीं किया जाएगा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। धारा 9 में है बंद पत्रों यानी कि जो बांड भरवाया जाता है के शर्तों के अनुपालन में अपराधी के असफल होने की दशा में क्या प्रक्रिया होगी, दी गई है। धारा 10 में है प्रतिभूति के बारे में उपबंध। धारा 11 में है अधिनियम के अधीन आदेश देने के लिए सक्षम कोर्ट अपील और पुनरीक्षण और अपीले और पुनरीक्षण कोर्ट की शक्तियाँ। धारा 12 में है दोष सिद्धि से संलग्न अयोग्यता को हटाया जाना। धारा 13 में है परिवीक्षा अधिकारी। धारा 14 परिवीक्षा अधिकारियों के कर्तव्य। धारा 15 परिवीक्षा अधिकारियों का लोक सेवक होना। एंड धारा 16 सद्भावना से की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। धारा 17 में नियम बनाने की शक्ति। धारा 18 में कुछ अधिनियमितों नीतियों के प्रवर्तन की व्यावृत्ति। और धारा 19 में है सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना। अब देख लेते हैं एक एक धाराओं को डिटेल में। धारा 1 संक्षिप्त नाम है इसका अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। विस्तार है इसका संपूर्ण भारत पर। प्रारंभ है किसी राज्य में यह उस तारीख से लागू होगा जिसे वह राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। अब देख लेते हैं धारा 2। धारा 2 में परिभाषाएं दे रखी हैं। मैंने इसको इस टाइप से लिखा है कि जल्दी से याद हो जाए। धारा 2A में दे रखा है संहिता की परिभाषा, जिसमें कहा गया है सीआरपीसी 1973 अभिप्रेत है, यानी कि जहाँ भी इस अधिनियम में संहिता शब्द परिभाषित संहिता शब्द का यूज हुआ रहेगा वहाँ पे सीआरपीसी उसका मतलब हो जाएगा। धारा 2B में है परिवीक्षा अधिकारी। परिवीक्षा अधिकारी का भी कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं दिया गया है, बस ये कहा गया है कि धारा 13 के अधीन नियुक्त या मान्यता प्राप्त अधिकारी अभिप्रेत है परिवीक्षा अधिकारी से। धारा 2C में विहित है इस अधिनियम के तहत अधिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। और धारा 2D में प्रयुक्त शब्द का अर्थ है, यानी कि ऐसे शब्द और पद जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है और प्रयुक्त हैं तो उन्हें उनका अर्थ यदि सीआरपीसी में दिया गया है तो वहाँ से ले लिया जाएगा। एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं धारा 2 को। धारा 2A में है संहिता की परिभाषा। धारा 2B में है परिवीक्षा अधिकारी। धारा 2C में है विहित और धारा 2D में है प्रयुक्त शब्द का अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं धारा 3। कुछ अपराधियों को भर्त्सना के बाद छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति। पढ़ लेते हैं इसको। जब कोई व्यक्ति आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 379, मैंने इस धारा में क्या है ये यहीं पे लिख दिया है ताकि याद करने में आसानी हो। धारा 379 चोरी के लिए दंड, या धारा 380 निवास गृह या आदि में चोरी, या धारा 381 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी, या धारा 404 ऐसे संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति के मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी, या 420 छल करना या संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, या किसी अन्य विधि के अधीन 2 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित है और उसकी पूर्व दोष सिद्धि नहीं हुई और न्यायालय की राय है कि उसे भर्त्सना पर छोड़ना चाहिए तो उसे वह छोड़ देगा। यानी कि जब कोई व्यक्ति है जो धारा आईपीसी की धारा 379, 380, 381, 404 और 420 में कोई अपराध किया है या फिर कोई ऐसा अपराध किया है जिसका कारावास 2 साल का है और जुर्माना है या फिर दोनों से दंडित है और उसकी उस मामले में कोई भी पूर्व दोष सिद्धि नहीं है, तो न्यायालय की अगर राय है कि उसे भर्त्सना पर छोड़ देना चाहिए तो वह उसे छोड़ देगा। स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं। पूर्व दोष सिद्धि के अंतर्गत धारा 4 के अधीन उसके विरुद्ध किया गया कोई आदेश भी आता है, यानी कि जो धारा 4 है उसमें सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की शक्ति है न्यायालय की, वहाँ पे कोई आदेश दिया गया है तो वो भी आ जाएगा पूर्व दोष सिद्धि के अंतर्गत। पढ़ लेते हैं धारा 4। कुछ अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। धारा 3 में था कुछ अपराधियों को भर्त्सना के आधार पर परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति थी, और धारा 4 में है सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। पढ़ लेते हैं इसको। जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र देखते हुए
कोर्ट की यह राय है कि उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना चाहिए, तब वह निर्देश दे सकेगा कि प्रतिभू सहित या फिर रहित अपराधी को यह बंध पत्र निष्पादित करने के बाद छोड़ दिया जाए कि वह 3 साल के अंदर बुलाने पर उपस्थित होगा और दंडादेश प्राप्त करेगा और इस बीच परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी रहेगा। यानी कि यदि कोई ऐसा अपराध करता है, कोई व्यक्ति जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और उसकी अपराध की प्रकृति और जो अपराधी है उसका चरित्र को देखते हुए न्यायालय का यह राय बन जाता है कि उसे सदाचरण की परीक्षा पर छोड़ देना चाहिए, तो वह उसे एक बंधपत्र निष्पादित करवाएगा जो प्रतिभू यानी कि श्योरिटी सहित भी हो सकता है या फिर रहित भी हो सकता है। और क्या उसमें कंडीशन होगा कि वह 3 साल के अंदर बुलाने पर उपस्थित हो जाएगा और जो भी उसको दंड दिया जाएगा उसको प्राप्त करेगा, तथा जो इस 3 साल की अवधि है उसके बीच में परिशांति कायम रखेगा और सदाचारी रहेगा। इसमें एक प्रोवाइजो भी है, पढ़ लेते हैं। परंतु किसी अपराधी को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उस न्यायालय की अधिकारिता के अंदर उसका आवास स्थान या जहां उपजीविका के लिए कार्य करता है वह स्थान नहीं है। यानी कि यदि न्यायालय के अधिकारिता के अंदर उस व्यक्ति का निवास स्थान नहीं है या फिर वो जो जॉब करता है वह स्थान नहीं है, तो वहाँ वह या ऐसी स्थिति में सदाचरण की परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 5 पढ़ लेते हैं इसको। छोड़े गए अपराधियों से प्रतिकर और प्रतिकर मतलब कंपनसेशन और खर्च देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति। पढ़ लेते हैं इसको। धारा 3 व 4 यानी कि जैसा अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि धारा 3 के अंतर्गत अपराधी को भर्त्सना के आधार पर छोड़ा जाएगा और धारा 4 के अधीन सदाचरण के आधार पर। धारा 3 व 4 के अधीन अपराधी को छोड़ने वाला न्यायालय यदि आवश्यक समझता है तो उसे उसी समय अतिरिक्त आदेश भी कर सकेगा, जो निम्न है। यानी कि ए में है, अपराध के किए जाने से किसी व्यक्ति की हुई हानि या क्षति के लिए युक्तियुक्त प्रतिकर दे तथा कार्यवाहियों के युक्तियुक्त खर्चे दे। यानी कि जो आदेश धारा 3 व 4 के अंतर्गत दिया गया है, यदि न्यायालय आवश्यक समझे तो धारा 5 के अंतर्गत उसी समय मतलब आदेश से अतिरिक्त उसी समय उसको क्या कर सकता है कि यह निर्देश दे सकता है कि वह व्यक्ति यदि किसी को हानि या क्षति हुई है अपराध से तो उसको प्रतिकर दे और युक्तियुक्त खर्चे जो न्यायालय समझे वह दे। उपधारा 2 उपधारा 1 के अधीन रकम सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 421 व 422 के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूल की जाएगी। यानी कि जो यहाँ पे कंपनसेशन उससे लिया जा रहा है अपराधी से, कंपनसेशन और खर्चे, वह यदि नहीं देता है तो उसे जैसे सीआरपीसी में जुर्माना वसूल किया जाता है वैसे ही यहाँ पर भी वह राशि वसूल की जाएगी। उपधारा 3 जहाँ कोई सिविल न्यायालय किसी ऐसे अपराध का विचारण कर रहा है जो उसी मामले में उत्पन्न हुआ है जिसके लिए अपराधी को अभियोजित किया गया है, तो वह नुकसानी दिलाने के लिए उपधारा 1 में वसूल की गई राशि को भी गणना में लेगा। यानी कि यदि कोई अपराध जो मेन अपराध है, मुख्य अपराध है, उसी के विचारण में उत्पन्न हुआ है अलग से, तो वहाँ पे जब नुकसानी की राशि की गणना की जाएगी तो जो भी उसको उपधारा 1 में वसूल की गई है राशि उसको उसकी भी गणना कर ली जाएगी। अब पढ़ लेते हैं धारा 6 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों की कारावास पर निर्बंधन। पढ़ लेते हैं इसको। जब 21 साल से कम आयु का व्यक्ति आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को छोड़कर कोई अपराध करता है और कोर्ट को उसके अपराध की प्रकृति और चरित्र से समाधान हो जाता है कि उसे धारा 3 व 4 में गिरफ्तार या व्यवहार करना आवश्यक नहीं है, तो उसे कारावास की सजा नहीं दी जाएगी और यदि कोर्ट कोई सजा देता है तो अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है जिसकी आयु 21 साल से कम है, 21 ईयर से कम है, और उसने ऐसा अपराध नहीं किया है जो आजीवन कारावास से दंडित हो, तो उसे उसके अपराध की प्रकृति और चरित्र को देखते हुए क्या करेगा न्यायालय, उसको कारावासित नहीं करेगा, तथा यदि वह कारावासित उसको करता है तो उसके अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। उपधारा 2 उपधारा 1 के अधीन यथा उपबंधित धारा 3 व 4 में के अधीन कोई कार्यवाही करना
ठीक रहेगा या नहीं, इस बात का समाधान करने के लिए न्यायालय परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगेगा। उक्त निर्णय लेते समय उपरोक्त रिपोर्ट पर और अपराधी के शारीरिक और मानसिक स्थिति पर विचार करेगा। आगे देख लेते हैं। धारा 3 और 4 बार बार कहा जा रहा है इस अधिनियम में, हर सेक्शन में धारा 3 व 4। धारा 4 को एक बार और देख लेते हैं। धारा 3 को भी रिवीजन कर लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 380, 381 तथा 404 तथा 420 तथा या फिर 420 में कोई अपराध करता है या किसी अन्य विधि के अधीन 2 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय अपराध करता है और उसकी पूर्व दोष सिद्धि नहीं हुई है और न्यायालय की राय है कि उसे भर्त्सना यानी कि कुछ डांट लगा करके उसको छोड़ना चाहिए, तो उसे छोड़ दिया जाएगा। स्पष्टीकरण हम लोगों ने देख लिया कि जो आदेश 4 में है, आदेश कोर्ट देता है, उसमें कोई आदेश भी आ जाएगा पूर्व दोष सिद्धि के अंतर्गत। अब देख लेते हैं धारा 4। धारा 4 का कुछ पार्ट छूट भी गया था पेज आगे पीछे हो जाने के कारण। पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में, कंप्लीट सेक्शन को। कुछ अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध करने का दोषी पाया जाता है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र देखते हुए कोर्ट की यह राय है कि उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देना चाहिए, तब वह निर्देश दे सकेगा कि प्रतिभूत सहित या रहित अपराधी को यह बंधपत्र निष्पादित करने के बाद छोड़ दिया जाए कि वह 3 साल के अंदर बुलाने पर उपस्थित होगा और दंडादेश प्राप्त करेगा और इस बीच परिशांति कायम रखेगा तथा सदाचारी रहेगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं किया है और उसकी अपराध की प्रकृति और अपराधी का चरित्र देखते हुए न्यायालय का यह राय होता है कि उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ना चाहिए, तो वह एक उससे बंधपत्र निष्पादित करवाएगा, बांड भरवाएगा कि जो कि प्रतिभू सहित भी हो सकता है या फिर रहित भी, यानी कि प्रतिभू भी हो सकता है उसमें और नहीं भी हो सकता है, करवाएगा कि यदि उसको 3 साल के अंतर्गत बुलाया जाएगा तब वह उपस्थित हो जाएगा तथा जो भी दंड दिया जाएगा उसको वह प्राप्त करेगा और इस बीच यानी कि जो 3 साल की अवधि है उसके बीच में परिशांति कायम रखेगा तथा सदाचारी रहेगा। प्रोवाइजो भी है इसमें, देख लेते हैं। परंतु किसी अपराधी को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उस न्यायालय की अधिकारिता के अंदर उसका आवास स्थान या जहां उपजीविका के लिए कार्य करता है वह स्थान नहीं है। यानी कि जो भी न्यायालय है उसके अंतर्गत, उसके अधिकारिता के अंतर्गत उस व्यक्ति का निवास स्थान या फिर जहां वह जॉब करता है वह स्थान नहीं है, तो उसको परिवीक्षा पर, सदाचरण की परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जाएगा। आगे देख लेते हैं। उपधारा 2। उपधारा 1 में आदेश देने से पहले यदि परिवीक्षा अधिकारी की कोई रिपोर्ट है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। यानी कि सदाचरण पर छोड़ने से पहले न्यायालय यदि किसी परिवीक्षा अधिकारी की कोई रिपोर्ट है तो उस पर विचार करेगा। तथा उपधारा 3, जब उपधारा 1 में आदेश किया जाता है और कोर्ट की राय है कि अपराधी के हित में और लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह अपराधी को 1 साल के लिए परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन रख देगा और कुछ शर्त अधिरोपित कर सकेगा। यानी कि जब उसे सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है और न्यायालय का राय है कि अपराधी के हित में ऐसा होगा तथा लोकहित में ऐसा होगा कि उसे परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन रखा जाए, तो वह उसे 1 साल के लिए वहाँ पर रख देगा और कुछ शर्त अधिरोपित कर देगा। उपधारा 4। उपधारा 3 के अधीन पर्यवेक्षण का आदेश करने वाला कोर्ट यानी कि न्यायालय अपराधी से अपेक्षा करेगा कि वह मादक पदार्थों से दूर रहे और अन्य शर्तों का पालन करने के लिए प्रतिभू सहित या रहित एक बंधपत्र दे। यानी कि जो उपधारा 3 में उसे परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन रखा जा रहा है, वहाँ पे उसको अपराधी से न्यायालय अपेक्षा करेगा कि वह जो भी नशे वाले पदार्थ रहते हैं उनसे दूर रहे और जो भी शर्त उसको दिया गया है, अधिरोपित किया गया है उस पर, उनका पालन करे और एक बंधपत्र यानी कि बांड भरे, प्रतिभू सहित हो सकता है या फिर रहित हो सकता है। कोर्ट ऐसा शर्त अपराध के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए या अन्य अपराध किए जाने से रोकने के लिए अधिरोपित
कर सकेगा। यानी कि ऐसा क्यों करेगा कोर्ट कि वह जो अपराधी है उसको बार बार अपराध न करे वह, और अन्य भी अपराध को रोकने के लिए ऐसा करेगा। उपधारा 5 उपधारा 3 के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला कोर्ट आदेश के निबंधनों और शर्तों को अपराधी को समझाएगा और उसकी एक प्रति अपराधी को, प्रतिभु को और पर्यवेक्षण अधिकारी को पर्यवेक्षण आदेश की एक प्रति तुरंत दे देगा। यानी कि जो आदेश कर रहा है पर्यवेक्षण के अधीन रहने के लिए अपराधी को कोर्ट, तो उसकी एक प्रति अपराधी को, और यदि कोई प्रतिभु है तो उसको, और एक प्रति पर्यवेक्षण अधिकारी को सौंप देगा। इसमें 2 केस आया था, देख लेते हैं। संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था धारा 4 का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को छोड़कर अन्य सभी अपराधों के अभियुक्तों पर लागू होता है। तथा एक और केस आया था सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2012 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था परिवीक्षा के लिए आवेदन दोष सिद्धि का आदेश पारित होने के पहले किया जा सकता है। आगे पढ़ लेते हैं धारा 7। धारा 7 में है परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना, पढ़ लेते हैं। धारा 4(2) तथा धारा 6(2) में निर्दिष्ट परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट गोपनीय मानी जाएगी, परंतु न्यायालय यदि ठीक समझता है तो उसका सार अपराधी को संसूचित कर सकेगा और उसे ऐसा साक्ष्य देने का अवसर दे सकेगा जैसा रिपोर्ट में उल्लिखित मामले से सुसंगत हो। यानी कि जो भी परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट है उसको गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन यदि न्यायालय को ठीक लगता है, ठीक समझता है, तो वह किसको देगा, संसूचित करेगा अपराधी को, ताकि वह उसको उस मामले से जो भी सुसंगत साक्ष्य हैं उनको दे सके। आगे देख लेते हैं धारा 8 परिवीक्षा के शर्तों में फेरफार, पढ़ लेते हैं इसको। जहां न्यायालय धारा 4, यानी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि धारा 4 में क्या है, सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने में आदेश किया है और कोई परिवीक्षा अधिकारी उस आदेश में परिवर्तन करने के लिए आवेदन देता है तो लोकहित को ध्यान में रखते हुए न्यायालय बंधपत्र के प्रभाव के दौरान उसके अवधि को बढ़ा घटा सकेगा, किंतु ऐसी अवधि मूल आदेश की तारीख से 3 साल की नहीं होगी और उसके शर्तों में फेरफार कर सकेगी या कुछ शर्तें और जोड़ सकेगी। यानी कि जब आदेश किया जाता है धारा 4 के अंतर्गत, तब यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी आवेदन करता है कि उस आदेश में कोई परिवर्तन करना चाहिए, तो न्यायालय यह देखेगा कि वह लोकहित में है कि नहीं। यदि वह लोकहित में है तो जो बंधपत्र की अवधि है उसके प्रभाव के दौरान उसको बढ़ा घटा सकेगा, लेकिन जो इसकी अवधि और बढ़ाई जाएगी वह 3 साल से, जो मूल आदेश दिया गया है उसकी तारीख से 3 साल से अधिक की नहीं होगी, और उसकी शर्तों में भी फेरफार किया जा सकता है और कुछ शर्तें और भी जोड़ा जा सकता है, परंतु ऐसा कोई भी परिवर्तन अपराधी या प्रतिभुओं को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे उनको जब परिवर्तन किया जाएगा आदेश में धारा 4 के अंतर्गत, तब अपराधी को और यदि कोई प्रतिभु है तो उसको सुनवाई का अवसर देकर ही परिवर्तन किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। उपधारा 2 यदि कोई प्रतिभु शर्तों में फेरफार करने में असहमति जताता है तो न्यायालय अपराधी से नया बंधपत्र देने की अपेक्षा करेगा। यदि अपराधी नया बंधपत्र देने से इनकार करता है या असफल रहता है तो कोर्ट उसके अपराध के लिए दंडित कर सकेगा। यानी कि जो भी शर्तों में फेरफार होता है, तो यदि कोई प्रतिभु उससे उससे उस फेरफार से, परिवर्तन से असहमति जताता है तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय बोलेगा किससे, अपराधी से, कि वह एक नया बंधपत्र दे, और यदि वह नया बंधपत्र नहीं देता है तो जो उसके अपराध के लिए दंड है उससे कोर्ट उस अपराधी को दंडित कर सकेगा। उपधारा 3 किसी बात के होते हुए भी यदि धारा 4 में आदेश करने वाले कोर्ट का परिवीक्षा अधिकारी के आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि उसे और पर्यवेक्षण के अधीन रखना उचित है तो उसे वह उसके द्वारा दिए गए बंधपत्र को उन्मोचित कर सकेगा। यानी कि जो धारा 4 में आदेश दिया गया है पक्की परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन रहेगा, और परिवीक्षा अधिकारी आवेदन करता है कि उसको और अभी रखना जरूरी है, पर्यवेक्षण के अधीन रखना जरूरी है, तो न्यायालय क्या करेगा कि उसको पर्यवेक्षण के अधीन रख देगा और उसका जो बंधपत्र भरवाया गया था उसको उन्मोचित कर देगा। अब पढ़ेंगे धारा 9। धारा 9 से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप लोग सीक्वेंस से देख सकते हैं सभी वीडियो को।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।